हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की जो पेपर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए जो आपकी एजुकेशन है, जिसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, का नाम हिंदी में दे रखा है आपको समकालीन भारत में शिक्षा। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसके मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा रिपीटेड होते हैं, यानी सोल जो है वो हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे से लाइक से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम देखेंगे स्टार्ट करने से पहले कि सिलेबस क्या है, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया पर पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, तो उससे क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो सिलेबस है इस बुक का, तो उस बुक का सिलेबस क्या है। तो आपकी बुक में टोटल 6 यूनिट या ये कहें 6 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ के बारे में है। यानी भारत में जो उपनिवेशवाद आया और जो आधुनिक शिक्षा आई उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा महिला एवं आधुनिक शिक्षा, यानी जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा और जो आधुनिक शिक्षा आई थी उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा शिक्षा और मानव विकास, यानी शिक्षा को लेकर मानव विकास किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से सूचकांक हैं, कौन कौन सी रणनीतियाँ बनाई गई थी। देखिए, ये जितने भी चैप्टर हैं आप आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी इस बुक की, उसमें इन सभी चैप्टर्स को कवर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पूरे ही चैप्टर्स को कवर करते हैं। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन याद कर लिया दैट मीन्स आपने पूरा चैप्टर याद कर लिया, तो वो इस बेस पे बनाए गए हैं ताकि आपका होल चैप्टर एक ही में कवर हो जाए और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे लिख पाएँ। ठीक है, जो आपका फोर्थ चैप्टर होगा वो होगा शिक्षा के विकास में चुनौतियां और मुद्दे, यानी शिक्षा के विकास में जो जो चुनौतियां और मुद्दे आए हैं उनके बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका शिक्षा के संबंध में संविधान के मूल्य और प्रावधान, यानी जो शिक्षा है उसके संबंध में जो हमारे संविधान में मूल्य और प्रावधान रखे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ। नेक्स्ट होगा हमारा शिक्षा तथा आरटीआई के विशेष संदर्भ में केंद्रीय, राज्य और प्रशासन की भूमिका, यानी शिक्षा में जो हमारे आरटीआई है उसके अंतर्गत जो केंद्रीय है, राज्य है और प्रशासन है उसकी क्या भूमिका होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको पूरा ही सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा सिलेबस क्या होगा। चलिए अब हम एक एक करके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ कब और कैसे हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिया गया है कि भारत में जो उपनिवेशवाद है और जो आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ है वो कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप परिचय में लिख लेंगे उपनिवेशवाद के कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेश का आगमन, कि किस तरह से उपनिवेश का आगमन हुआ। भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से हुई, यानी जो 16वीं शताब्दी थी उसके बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब उपनिवेशवाद का जन्म हुआ था या फिर आगमन हुआ था। व्यापार कंपनी के रूप में आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत पर शासन स्थापित कर लिया। यानी पहले तो वो सिर्फ व्यापार के मुद्दे से आए थे कि हाँ वो व्यापार करेंगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण थे वो प्राप्त कर लिए और 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते उन्होंने भारत की जो स्थिति थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी भारत पर शासन अपना स्थापित करना शुरू कर दिया और भारत पर कब्जा कर लिया। अब हम इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे आधुनिक जो शिक्षा है उसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ में आप पहला लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1835 में लॉर्ड मैकेले की सिफारिश से हुई थी। मैकेले ने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने और भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। यानी जब 1835 था तो लॉर्ड मैकेले ने सिफारिश दी थी कि यहाँ पर अंग्रेज़ी सिखाई जाए और यहाँ के जो भारतीय हैं उन्हें पश्चिमी जो संस्कृति है उसके साथ जोड़ा जाए।
1854 में वुड डिस्पैच के तहत आधुनिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और 1854 आते आते वुड डिस्पैच की एक संधि हुई थी जिसके तहत आधुनिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद करना है कि जो 1854 में वुड डिस्पैच संधि के बाद में जो आधुनिक विद्यालय थे, कॉलेजेस थे और विश्वविद्यालय थे, उनकी स्थापना हुई थी। यानी देख सकते हैं जो आधुनिक शिक्षा है उसका प्रारंभ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। इनका जो उद्देश्य था, इस शिक्षा ने भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति और विचारों का प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का उदय हुआ जो ब्रिटिश शासन के हितों के अनुकूल थी। यानी देखिए, शुरुआत में इन्होंने जो पश्चिमी संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार किया और जो पश्चिमी संस्कृति थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि। यानी जो प्रशासनिक दक्षता थी उसमें वृद्धि हुई। किस तरह से? इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को प्रशासनिक और निम्न स्तर के कार्यों के दक्ष बनाया। यह ब्रिटिश शासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें कुशल और वफादार कर्मियों की प्राप्ति हुई। यानी देखिए, ये जो ब्रिटिश शिक्षा थी उसने भारतीयों को प्रशासनिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बना दिया, लेकिन ये निम्न स्तर पर कार्य करते थे। लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह सामने आई, क्योंकि ये जो थे अब ये लोग इनके लिए वफादार हो गए थे, कभी दगा नहीं करेंगे, हमेशा अंग्रेज़ों का साथ देने लगे थे। तो इन्हें एक वफादार कर्मी मिलने लगे थे अंग्रेजी भाषा को देने से। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परंपरागत शिक्षा प्रणाली का पतन। अंग्रेजी ने परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया। गुरुकुल और मदरसे जैसी संस्थानों की प्रासंगिकता कम हो गई। यानी देखिए, जब अंग्रेजी आई तो जो भारतीय परंपराएं थीं वो कमज़ोर होने लगी, भारतीय शिक्षा कमज़ोर होने लगी। गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे वो अब नहीं जाने लगे, मदरसों की जो स्थिति थी वो बिगड़ने लगी। गुरुकुल जो होते हैं वहाँ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ली जाती है और मदरसे जो होते हैं मुसलमानों के होते हैं, जहाँ भी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा दी जाती है। दोनों में ही धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिसकी जो स्थिति थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और उनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यमों की शिक्षा का महत्व बढ़ गया। अब ये लोग कम हो रहे थे, यानी गुरुकुल और मदरसे कम हो रहे थे, तो उनकी जो स्थान लिया वो अंग्रेजी ने लिया। अब अंग्रेजी जो भाषा थी वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य। यानी जो आधुनिक शिक्षा थी उसका क्या उद्देश्य था। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन ने आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सहायता तैयार करना, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी विज्ञान संस्कृति सिखाना रहा, जिससे भारतीयों में ब्रिटिश संस्कृति के प्रति सुझाव पैदा हो गया। यानी जो आधुनिक शिक्षा थी उसका जो मेन मोटिव था या उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह से जो भारतीय हैं उनको ब्रिटिश शासन की जो तरफ है वो किस तरह से लाया जाए, उन्हें किस तरह से अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए, पश्चिमी जो ज्ञान है उसको सिखाया जाए ताकि वो उनके साथ में रहें। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक शासन के प्रति वफादार, क्योंकि अब जो लोग थे वो औपनिवेशिक शासन के प्रति वफादार होने लगे थे। किस तरह से? पहला आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक शासन का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना था जो भारतीय लोगों को अंग्रेजी सरकारों के प्रति वफादार बनाए। यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों को ब्रिटिश संस्कृति और जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी इसका एक प्रमुख उद्देश्य यही था कि किस तरह से भारतीयों को उपनिवेशों के प्रति वफादार बनाया जा सके और उनकी जो जीवन शैली है उनको अपनाए, क्योंकि ब्रिटेन की जो जीवन शैली थी वो भारतीय भी अपना ले। तो ये भी एक इनकी शिक्षा का मोटिव था, यानी इनकी शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए कर्मियों की तैयारी। यानी अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार ढाला कि वह प्रशासनिक और निम्न स्तर के कार्यों के लिए आवश्यक कर्मियों की आपूर्ति कर सके। इस प्रकार की शिक्षा ने भारतीयों को कला, लेखाकार और निम्न स्तर के अधिकारी बनने पर मजबूर कर दिया। यानी अब वो जो थे भारतीय वो अपने ही देश में निम्न स्तर पर कार्य करने लगे थे, वो भी सरकार के लिए यानी अंग्रेजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भारतीय समाज की परंपरागत संरचना को तोड़ना। यानी जो
अंग्रेज़ी भाषा थी या ये कहें पश्चिमी ज्ञान था, उसका एक मोटिव ये भी था कि जो भारतीय समाज है या भारतीय की जो परंपराएं हैं उनको किस तरह से तोड़ा जा सके। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंग्रेज़ों का एक और उद्देश्य था कि भारतीय समाज की परंपरागत संरचना को कमज़ोर किया जाए, जिसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को कमज़ोर करना चाहते थे। यानी इनका मानना था कि किस तरह से भारतीय की जो परंपराएं हैं, जो संरचना है, उसको कमज़ोर किया जाए और जब कमज़ोर होगी तो यहाँ पर और ज़्यादा शासन किया जा सकता है लंबे टाइम तक। तो इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें और उन्होंने किया कि भारतीय जो संस्कृति है, धर्म है, उनकी जो मान्यता है उनको कमज़ोर करना। इस स्थान पर ब्रिटिश मान्यताओं और जीवन शैली को स्थापित करना चाहते थे। यानी भारतीय जो धर्म है और जो संस्कृति है और जो मान्यता है उनको ख़त्म करके जो ब्रिटिश की धर्म है, संस्कृति है, मान्यता है, उनको लाना चाहते थे, ठीक है। आगे चलेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। किस तरह से आधुनिक शिक्षा से भारतीयों में वैज्ञानिक सोच, राष्ट्रवाद और समाज सुधार की भावना का विकास हुआ, जिससे स्वतंत्र संग्राम में भी कई नई ऊर्जाएं आई। लेकिन इसने भारतीय समाज में विदेशी संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ा दिया। यानी देखिए, जो ब्रिटिश संस्कृति थी, शिक्षा थी, विज्ञान था, उसकी वजह से सारी चीज़ें बुरी नहीं हुई। कुछ लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना आई, लेकिन कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं इसकी वजह से जो विदेशी संस्कृति थी उसका भी प्रभाव देखने को मिलने लगा था हमारे भारत में, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ स्वदेशी ही सारी चीज़ें होती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन। आधुनिक शिक्षा के प्रसार से भारतीयों की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जैसे गुरुकुल, पाठशाला और मदरसे कमजोर हो गए। इस प्रणाली में सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, जो धीरे धीरे घटने लगा, जिससे भारतीय संस्कृति कमज़ोर हो गई। यानी ये जो प्रणाली थी जिसकी वजह से जो गुरुकुल थे, मदरसे थे, वो सभी कमज़ोर होने लगे थे और जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव देखने को मिलने लगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? तो इसमें आप पहले लिख सकते हैं भारत में औपनिवेशवाद का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन से भारतीय संस्कृति, शिक्षा सभी पर प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं निष्कर्ष में, तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद ही आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ, जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती है। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, भारत में महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी समितियाँ तथा आयोग बनाए गए हैं। यानी जो भारत में महिला शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी समितियाँ और आयोग बनाए गए हैं। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं, भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई समितियां और आयोग गठित किए गए हैं। अब हम उन आयोग और उन समितियों को देखेंगे तो ये आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं। यानी जो भूमिका होती है, यहाँ महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समितियां और आयोग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब हम उन्हीं सभी जो महिला शिक्षा आयोग हैं, समितियां हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन उन सभी को देखेंगे। तो पहला है हमारा, सबसे पहला जो है वो है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग जो था वो 1948 से 49 में बनाया गया था। राधा कृष्ण आयोग का गठन स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार करना था, लेकिन हमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने भी अनुशासन की गई थी। इस आयोग ने सुझाव दिया कि महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी जो राधा कृष्ण आयोग था उसने मेनली इस बात पर ध्यान दिया गया है कि महिला जो शिक्षा है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सकें। और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की बात की गई थी राधा कृष्ण आयोग में, जो कि आया था 1948 से 49 में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आयोग है वो है हमारा मुदारियल आयोग, जो कि हमारा आया था 1952 से 53 में। मुदारियल आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। इस आयोग ने सुझाव दिया महिलाओं को विज्ञान, गणित और अन्य व्यावसायिक विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि महिला शिक्षा का विकास समाज में सामाजिक समानता लाने में सहायक होगा। यानी देखिए, ये जो आयोग था ये मेनली
जो माध्यमिक शिक्षा होती है उस पर ध्यान केंद्रित करता था, और महिलाओं के लिए जो विज्ञान है और गणित है ऐसे विषयों और जो व्यापार के विषय होते हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता था, क्योंकि इनका मानना था अगर महिलाएं ये सारी चीज़ें पढ़ेंगी तो समाज में समानताएं पैदा होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारे आयोग लिए हैं, तो आप इसमें से कम 4-5 याद कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महिला शिक्षा समिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आया था 1958 में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें आप लिख सकते हैं 1958 में महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ था। ठीक है, यह समिति का उद्देश्य महिला शिक्षा को प्राथमिकता देना था। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे सुलभ बनाने में सुझाव दिया। इसने सुझाव दिया कि महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाए, ताकि जो महिला शिक्षा है वो बढ़ सके और आगे बढ़ सके, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि महिलाओं के उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके, और जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनकी भी जो संख्या है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो आयोग है वो है कठोरी आयोग, जो कि आया था 1964 से 66 में। कठोरी आयोग ने शिक्षा को समाज के विकास का मुख्य संसाधन मानते हुए महिलाओं के लिए शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि महिला शिक्षा को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए सुझाव दिया, जिससे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया गया था। यानी इसके अंतर्गत भी जो महिला शिक्षा थी उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया था, और इसमें विज्ञान, तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया गया था, ताकि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो सकें। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा फिफ्थ है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये आया था 1986 में। ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसमें महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय नामांक खंड जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी। यानी इसमें महिलाओं जो हैं उनकी समान भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, और इसी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय मिशन है उसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीणों और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाना था। ठीक है, ताकि जो महिलाएं हैं उनके जो अवसर हैं, जो उनकी शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो आयोग है, नेक्स्ट जो है वो हमारी नेक्स्ट समिति है, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट समिति है वो है यशपाल समिति, जो कि आई थी 1992 में। ठीक है, यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और व्यापकता को बढ़ावा देना था। यानी ये भी जो थी ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए और व्यापकता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इस समिति ने महिलाओं के लिए शिक्षा प्रणाली को अधिक अनुकूल बनाने और उनकी शिक्षा में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सुझाव दिया, जिसमें महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यापारिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। और इसके अंतर्गत जो तकनीकी और व्यापारिक शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया था महिलाओं के लिए, ताकि महिला सशक्त हो सके और अपनी शिक्षा खुद ग्रहण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साक्षरता अभियान और सर्व शिक्षा अभियान। यानी जो साक्षरता अभियान और सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001 में। अब हम इसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की शिक्षा प्रदान करना था। यानी इसके अंतर्गत जो 2001 में सर्व शिक्षा चलाया गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने की प्रयास किया गया था। इस अधिनियम ने महिलाओं की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई थी। विशेष रूप से महिला साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया था, और जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र होते हैं उनमें ज़्यादातर ध्यान दिया गया था कि किस तरह से जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी NCW। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था, जो महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए कार्य करती है। इस आयोग का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समान अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में बारंबारी का अवसर दिलाना था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला की शिक्षा पर कई अनुसंधान
अनुसंधान और अध्ययन करवाए और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के सुझाव दिए। अब देखिए, जितने भी हमने आयोग देखे, जितने भी हमने नीतियाँ देखी या समितियाँ देखी, सब में एक चीज़ कॉमन है। आप बस उनका नाम याद कर लीजिए और डेट याद कर लीजिए कि कब आई। उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं ये महिलाओं के लिए चलाई गई थी, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी, और जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता था उसको कम करने के लिए और उन्हें समान अधिकार प्राप्त करवाने के लिए ये जो मुनीम हैं, ये कहें, ये जो समितियां हैं, इनका गठन किया गया था। 4-5 लाइन तो यही हो जाएंगी, उससे आगे आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ताकि जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें आप इजीली लिख पाएँ। और ये जो चीज़ें जो अभी मैंने लाइनें बताई, ये कॉमन लाइनें हैं जो आप हर किसी समिति में या हर किसी में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार ने समय समय पर कई समितियां और आयोग बनाए हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, जिसके माध्यम से महिला के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इन आयोग और समितियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को एक प्रभावी संसाधन मानना और समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे, जैसे कि अभी हमने देखा कितने सारे इन्होंने सुझाव दिए थे। नेक्स्ट, अब हम इसमें लिखेंगे, वर्तमान में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम और योजनाएं चल रही हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना, जो कि अभी भी चलाया जा रहा है। जैसे कि एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि महिला शिक्षा को बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक यानी HDI क्या है और यह किस प्रकार से भारत को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि HDI क्या है। देखिए, मानव विकास सूचकांक को ही HDI कहा जाता है और ये किस तरह से भारत को प्रभावित करता है, अब हम इसको देखेंगे। चलिए देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक। इसका उत्तर जो है आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है। यानी ये जो है, ये UNDP द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों में मानव विकास का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य किसी देश के विकास को केवल आर्थिक समृद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के व्यापक मापदंडों के आधार पर आंका जाना है। यानी देखिए, ये जो है, ये पूरे ही विश्व में काम करता है और सभी देशों की जो व्यक्तियों की स्थिति है उसको मापने का कार्य करता है। ये सिर्फ वहाँ की आर्थिक स्थिति को नहीं देखता कि हाँ आर्थिक स्थिति देख ली बस बात खत्म, नहीं, ये वहाँ की जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है उसको मापने का कार्य करता है कि वहाँ के पर्टिकुलर जो लोग हैं वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये रैंक देता है। HDI को 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन द्वारा विकसित किया गया था। और ये जो है HDI, ये 1990 में जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमृत सेन द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे HDI के प्रमुख 3 बुनियादी घटकों पर आधारित है। यानी जो HDI है वो प्रमुख 3 चीज़ों पर आधारित होता है। पहला होता है हमारा जीवन प्रत्याशा, यह स्वास्थ्य की स्थिति को मापता है और एक देश में औसत जीवन प्रत्याशा के आधार पर स्वास्थ्य सेवा के स्तर को दर्शाता है। यानी ये जो है, ये स्वास्थ्य सेवा के स्तर को दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है हमारा शिक्षा की गुणवत्ता और साक्षरता दर को मापने के लिए औसत स्कूल शिक्षा की अवधि और अपेक्षित शिक्षा की अवधि का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें शिक्षा को मापा जाता है। ठीक है, कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं जा रहे हैं। अपेक्षित शिक्षा की अवधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। यानी इसमें प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको मापा जाता है। किस तरह से? यह व्यक्ति के जीवन स्तर का मापन करता है और प्रति व्यक्ति आय के रूप में औसत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, HDI का मानक 0 से 1 के बीच होता है। यानी HDI का जो मानक होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, जिसमें 1 सर्वोच्च और 0 निम्नतम स्तर को दर्शाता है। यानी 1 जो होगा वो सर्वोच्च स्तर को, यानी सबसे ऊंचाई वाले स्तर को दिखाएगा, और जो 0 होगा वो सबसे नीचे वाले स्तर को दिखाएगा। उच्च HDI वाले देश स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास के
बेहतर माने जाते हैं, जबकि निम्न एचडीआई वाले देशों को मानव विकास में यह तीन पहलू अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। यानी ये जो अभी मैंने तीन पहलू आपको बताए थे, तीन स्टेप बताए थे, जिसमें शिक्षा थी, स्वास्थ्य थी और हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद था वो था, उसमें अगर कोई भी देश अच्छा है तो उसे प्रथम श्रेणी यानी पहला जो श्रेणी है सर्वोच्च में रखा जाता है, लेकिन अगर वो ख़राब है तो उसे ज़ीरो में रखा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जो भारत है, भारत में मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई है, उसका क्या महत्व है, अब हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। एचडीआई का उपयोग विभिन्न देशों में मानव विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है और भारत में ऐसे विकासशील देशों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एचडीआई न केवल देश को समग्र विकास का मापदंड प्रस्तुत करता है, बल्कि इनमें यह भी समझा जा सकता है कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। एचडीआई से प्राप्त जानकारी भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए कई तरह से प्रभाव डालती हैं। यानी देखिए जो एचडीआई है वो सिर्फ यही नहीं बताता कि कहाँ कहाँ कमजोरी है, वो ये भी बताता है कि उन कमजोरियों से कैसे निपटा जा सकता है, जिसकी वजह से भारत में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक समस्या हैं उनसे निपटने का ये साधन प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आगे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्रों पर प्रभाव। यानी जो स्वास्थ्य क्षेत्र होते हैं उन पर क्या प्रभाव होता है। एचडीआई में जीवन प्रत्याशा एक महत्वपूर्ण घटक है जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को मापने का काम करते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार एचडीआई को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के माध्यम से जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें एचडीआई का मान बढ़ेगा। यानी अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो एचडीआई है उसका भी मान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भारत में सुधार या फिर सुधार की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में कमी और स्वास्थ्य संसाधनों की कमी का अवसर जीवन प्रत्याशा पर पड़ता है। एचडीआई में सुधार के लिए भारतीय सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्रों में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार के प्रधानमंत्री उन आरोग्य योजनाओं और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं का आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत बनाना है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोगों की रोकथाम, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। यानी देखिए अभी इसने बताया कि जो भारत में स्वास्थ्य सेवा है वो बेकार है, अब उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है इसने ये भी सुझाव दिया। तो एचडीआई जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि ये कमी है, वो उस कमी का सल्यूशन भी देता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, अब हम देखेंगे शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव। यानी शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। एचडीआई में शिक्षा का मापन औसत स्कूल शिक्षा की अवधि और अपेक्षित शिक्षा की अवधि के आधार पर किया जाता है। भारत में शिक्षा में सुधार करने में एचडीआई में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। शिक्षा के स्तर बढ़ाने से व्यक्तिगत के जीवन स्तर में सुधार होता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। यानी अगर हम शिक्षा में सुधार करेंगे तो व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी ऑटोमेटिकली सुधार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और हाल ही में शुरू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे कि भविष्य में शिक्षा का स्तर बढ़ सके और एचडीआई में सुधार किया जा सके, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समाज में समानता आएगी। यानी जिसकी वजह से क्या होगा, जो रोजगार हैं वो भी बढ़ेंगे और समाज में समानताएं भी आएंगी। और इन सभी को बढ़ाने के लिए 2020 में एक नीतियाँ भी बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य ही समाज में समानता और शिक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव। अब आर्थिक क्षेत्र पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। एचडीआई एक प्रमुख घटक प्रति व्यक्ति आय भी है, जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। भारत में आर्थिक सुधार के माध्यम से एचडीआई में भी सुधार किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यानी अगर हम अपने देश में एचडीआई को बढ़ाना चाहते हैं तो जो बेरोजगारी है, गरीबी है और आर्थिक असमानता है उनको ख़त्म करना चाहिए। अब किस तरह से किया जा सकता है देखिए, अब हम इसे देखेंगे। भारतीय सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न आयोग और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर में सुधार होगा और एचडीआई भी बढ़ जाएगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास किया गया है। अब हम देखेंगे समाज पर प्रभाव। समाज पर प्रभाव किस तरह से, चलिए देखते हैं। एचडीआई के मापदंड का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर में सुधार से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। भारत जैसे देश में जहां गरीबी और असमानता बड़े मुद्दे हैं, एचडीआई के मापदंड को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं बनाई जा सकती हैं जो समाज में बदलाव ला सकती हैं। यानी एचडीआई के जो नियम हैं, कानून हैं, उनको ध्यान में रखकर हम कोई भी योजना बनाएंगे तो वो हमारे देश के लिए सफलतापूर्वक कार्य करेगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। भारत में महिला और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। जिसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने से देश की समृद्ध एचडीआई में सुधार होता है। समाज में सभी वर्गों के बीच समावेशी बढ़ता है, ठीक है। और इसी वजह से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं ताकि समाज में समावेशी बढ़ सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में एचडीआई सुधार की चुनौतियां, कि भारत में जो एचडीआई है उसमें जो सुधार करने के लिए क्या क्या चुनौतियां पड़ती हैं एचडीआई के सामने। अब हम उन सभी चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने एचडीआई के मापदंडों में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जो कि अभी हमने देखी, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं जो एचडीआई में सुधार की गति को धीमी कर देती हैं। अब वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चलिए उनको देख लेते हैं एक एक करके। पहला हम देखेंगे स्वास्थ्य सुविधा की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में कमी होने के कारण जीवन प्रत्याशा में बाधा आती है। इसके कारण एचडीआई सुधार धीमी गति से होता है। यानी जो जीवन प्रत्याशा है या फिर ये कहें जीवन की जो सुधार है या स्वास्थ्य जो सुधार है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की असमानता। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताएं, विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा की कमी एचडीआई में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक असमानताएं। भारत में आर्थिक असमानताओं की वजह से समाज के सभी वर्गों को समान लाभ नहीं मिल पाता, जिससे प्रति व्यक्ति आय के मापदंड में सुधार करना कठिन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे। आगे आप लिख सकते हैं गरीबी की वजह से कई परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे एचडीआई के मापदंड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? तो इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई एक समग्र मापदंड है जो भारत के विकास को व्यापक रूप से मापने का कार्य करता है। एचडीआई में सुधार के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र में सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। एचडीआई का सुधार समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी को बढ़ावा देता है। यानी एचडीआई जो है उसका जो सुधार है वो समाज में समानता, सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ाने का कार्य करता है और देश को एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं भारत में एचडीआई के मापदंड को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इनकी सफलताएं तभी सुनिश्चित होंगी जब सरकार, समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सभी के लिए समान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार एचडीआई के माध्यम से भारत एक संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं सारे ही समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड जो आगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर स्टडी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।